कि एक कला होती है, लेकिन अब कला क्या है, कला कहते किसको है? कला तो हमारी और आपकी सबकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है। अगर नहीं होती तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता कि पता लगा कि कुलपति जी के दफ्तर में एक प्रोफेसर साहब आए जो कम काम करते हैं लेकिन ज्यादा काम करने वाले पवित्र जी ने कहा कि यार देखो उसको डांट नहीं पड़ती, कितना कलाकार आदमी है, वो सेटिंग करके चल रहा है। कह देते हैं कि भाई कला है। फिर पता लगा कि भैया उनके पॉकेट में पैसे नहीं थे यार, लेकिन देखो यार उसने फिल्म सिनेमा देख लिया फ्री में, कितना कलाकार आदमी है, अपन कह देते हैं। फिर पता लगा कि किसी ने किसी का किसी से, जैसा कि पिल्लई साहब यहाँ पे बता रहे थे, कुछ प्रेम प्रसंग की बात चल रही थी। पता लगा कि किसी की कोई गर्लफ्रेंड है या किसी का कोई बॉयफ्रेंड है और उसके दोस्त ने उसके साथ दोस्ती कर ली, तो पता लगा कितना कलाकार आदमी है यार ये। तो इस नाते कला कोई ऐसी चीज नहीं है, कला एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट हम में और आप में सबके अंदर मौजूद है। अब उसको कलाकार अपन कह दें कि हम जैसे लोग हो गए जिन्होंने उस कलाकारी को जीविका का साधन बना लिया, तो अब हम कलाकार से कलाजीवी की प्रकृति में आ गए कि अब हम कलाजीवी हैं। क्यों? क्योंकि कला का व्यापार करके, कला का व्यवसाय करके हम उसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो हम हो गए कलाकार से कलाजीवी। लेकिन ये कलाकार है क्या? तो जो निराकार को साकार कर दे उसको आप कलाकार कहते हैं। निराकार को साकार करने मतलब, अगर हम आपसे पूछें कि प्रेम कैसा होता है तो क्या आप परिभाषित कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि क्रोध कैसा होता है, आप परिभाषित कर सकते हैं। हम आपसे पूछें कि भैया मीठा कैसा होता है, मीठे की परिभाषा बताइए, तो आप दुनिया के तमाम साहित्यकारों को लेकर आ जाइए, लेकिन वो मीठे को परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तमाम जो अनुभूतियां हैं, हम आपसे ये कह सकते हैं कि साहब हम आपको अनुभूत करा सकते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम क्या है? तो ये हम आपको एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मीठा कैसा होता है भैया? ये गुलगुला खा लो, ये गुड़ खा लो आप, साहब आप अनुभूत कर लें, लेकिन अगर आप हमसे कहें कि इसकी परिभाषा दीजिए तो ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कलाकारी का मतलब ही ये होता है कि जो निराकार भावों को साकार कर दे उसको आप क्या कह देते हैं? कलाकार। यानी एक ऐसा भाव जो दिख नहीं रहा था वो आपको दिखने लगे। तो अब आ जाए अपन जो चर्चा की शुरुआत मैंने की थी कि कला है क्या। तो कला रूपी शब्द को अपन तोड़ देते हैं। ये कहीं कोई शास्त्र में परिभाषा नहीं है, ये हमारी, जैसा कि हमारे प्रिय भाई दीपक जी ने बताया आपको कि हम लोग रॉ और ठेठ देहाती आदमी थे कि पटिया भी, हम पटिया के साथ भी कंफर्टेबल हैं और पटिया पे भी कंफर्टेबल हैं और गद्दा पे भी कंफर्टेबल हैं और सिंहासन पर भी हम कंफर्टेबल हैं। सहजता हमारा व्यक्तित्व का आवश्यक गुण है। यहां पे बैठे हुए आपके कुलपति जी हों, हमारे मित्र ब्रजेश हों, एक और हमारी दर्शक दीर्घा में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्र मनोज बैठे हुए हैं, मनोज शर्मा जी, ये हों, ये सब सहज लोग थे कि हर कहीं आपको सहज पाएंगे। तो कला को अपन तोड़ रहे हैं। कल एक ऐसा शब्द है जिसे आप अतीत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भविष्य के लिए भी, करेक्ट? कि कल आए थे या कल आएंगे, तो मतलब अतीत काल भी हो रहा है उसमें और हमारा भविष्य भी हो रहा है। तो हमारे जीवन में अगर हम भूतकाल और भविष्य काल को बांट लें तो भूतकाल में जो बीत चुका है उसमें हमारे और आपके जीवन में क्या, मन में क्या चलता रहता है? क्या दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति अपने बीते हुए समय को बदल सकता है? नहीं ना। बदल सकते हैं हम और आप? भोपाल में बैठे ना। हाँ, अब कुछ हमें लगा कि नहीं, हम अपने प्रदेश में अपनी राजधानी में बैठे हैं, कुछ अपने जैसे लोगों के बीच बैठे हुए हैं, तो नहीं बदल सकते। तो अतीत में हमारे क्या होते हैं? हमारी ग्लानियां होती हैं, गिल्ट्स, रिग्रेट, करेक्ट? यार ये नहीं करना था, यार ये एक डिसीजन जो हमने लिया अगर वो ना लेते तो। और भविष्य में क्या होता है? चिंताएं, वरीज
कि यार अब यहाँ से निकलेंगे माखनलाल यूनिवर्सिटी से तो पता नहीं कौन से संस्थान में हमें काम मिलेगा, क्या हम अपना भविष्य बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। या पता लगा कि मुख्यमंत्री जी का ये पहली बार मुझे इंटरव्यू लेने का अवसर मिला और सीधा मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा कर दिया, तो क्या पता मैं अपने अखबार के लिए या अपने टेलीविज़न चैनल के लिए मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। ये तमाम चिंताएँ होती हैं। करेक्ट। तो कला क्या हुई और कलाकार क्या हुआ कि जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, या उस क्षमता वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, कलाकार कहते हैं। यानी जो आपको ग्लानि मुक्त कर दे और आपको चिंता मुक्त करके आज यानी वर्तमान में उपस्थित कर दे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, कलाकार करते हैं। तभी किसी अभिनेता की शक्ल पर दृष्टि पड़ते ही साथ आप कितने ही ज़्यादा चिंतित या व्यथित क्यों ना हो, आप देखेंगे कि अगर उस किसी अभिनेता की शक्ल के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ गई तो आपको एक किंचित सी मुस्कान आपकी शक्ल पे आ जाएगी और आप अपने उस अवसाद को, उस विषाद को, उस व्यथा को तुरंत भूल जाएंगे और एक पल के लिए आप वर्तमान में उपस्थित होकर आनंदित हो जाएंगे और एक हल्की सी मुस्कान आपकी शक्ल के ऊपर आ जाएगी। यानी ऐसा व्यक्ति जो आपकी परिस्थिति तो नहीं बदल सकता लेकिन आपकी मन स्थिति जरूर बदल सकता है। और अपने देश में, अपन तो देहाती लोग हैं, अपने देश में यह कहा जाता है कि भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी परिस्थिति भले ही ना बदल पाए, पूरी की पूरी दुनिया हमारी मन स्थिति पर चलती है। तो मन स्थिति को बदल दीजिए, आप देखेंगे कि परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली बदल गई आपकी और हमारी जिंदगी में। तो हमने अपने पूरे जीवन में इसी चीज को अप्लाई किया, क्योंकि जब हम यहाँ से मुंबई, जब सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जैसा प्रिय भाई दीपक ने आपको बताया कि हम सब लोग किसी भी स्थिति में कुछ भी करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि सपने हमारे हैं, किसी अन्य के नहीं है। हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए किसी अन्य के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें अपना सपना जीने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने क्या किया? सिर्फ इतना किया कि अपने बच्चों से अपना सपना पूरा नहीं करवाया, उन्होंने अपने बच्चों को अपने सपने देखने की क्षमता पैदा कर दी कि भैया तुम तुम्हारे सपने देखो और उनको पूरा करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पैदा हो। और आज की तारीख में हम और आप क्या करने लगते हैं कि हम अपने बच्चों से जिन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए, उन सपनों को हम अपने बच्चों से पूरा करवाने का काम कर देते हैं। इसलिए जब वो बच्चे होते हैं या जब वो लड़कपन होता है, उनके अंदर खिलंदड़ापन नहीं होता, वो या तो बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ सीधे वो जवान नहीं होते, वो प्रौढ़ हो जाते हैं। उनके अंदर हम प्रौढ़ता स्थापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमें उस समय हमारे पिता ने, या हम शायद ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा कैसे कर लेगा भाई। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं। तो तात्पर्य ये है हमारा कि जब हम यहाँ से गए दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद फिर पता लगा कि सीधे आपने मुंबई महानगर में छलांग लगा दी कि सबसे बड़े प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं आपकी बड़ी थी। तो आगे नाथ ना पीछे पगा कि कहीं कोई नहीं, तो आप ही को सब कुछ करना है वहां पर उपस्थित होकर, आप ही को वो तमाम चीजें। क्यों? क्योंकि ये स्वप्न आपका देखा हुआ है और चूंकि आपने देखा है तो इसके सृजक भी आपको ही होना पड़ेगा। तो हमारा यही मानना है आप मित्रों से कि जब गंगा गंगोत्री से चली थी तो उनको नहीं पता था कि उनका अंतिम मकाम बंगाल की खाड़ी। उनके अंदर तो सिर्फ बहते रहने की एक क्षमता थी, एक वेग था, एक आवेग था। उसी वेग और आवेग में किसी पहाड़ को काट दिया तो किसी पहाड़ को अगर काट नहीं पाई तो उसके बाजू से रास्ता बनाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती चली गई और भविष्य में जाकर गंगोत्री भी पूजनी हो गई और गंगा सागर भी जाकर पूजना हो गया। तो इतनी सी धार जो एक लांग से छलांग सकते थे, एक कदम में आप और हम पार कर सकते हैं गंगोत्री की वो पतली सी धार, जाके एक ऐसे महासागर में विस्तारित हो जाती है कि जिसे हमको और आपको स्टीमर से कहीं ना कहीं तय करना पड़ता है कि इस पार्ट से उस पार्ट तक जाने की जो व्यवस्था है वो हमारे और आपके जीवन में काहे से पैदा करनी पड़ती है, स्टीमर के माध्यम से उस हम पूरे पार्ट को पार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही हमारा मानना है
कि आप और हम अपने जीवन में बिल्कुल अगर स्वप्न देखा है तो होशो हवास में देखिए, और अगर स्वप्न देख ही रहे हैं तो संसार में स्वप्न देखिए संसार के स्वामी बनने का। अपने ही सपन है और पता लगा कि उस पर टैक्स तो लगता नहीं, सपने में लगता है कि जीएसटी लग गई। तो अपने बारे में जब सोचना है तो हम कृपणता से क्यों सोचें, हम दरिद्रता से क्यों सोचें। जब अपने बारे में हमें सोचना ही है तो हम बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की पैटर्न पे सोचें कि ये पूरी भूमि हमारी है। और जितना मतलब जो हम लोग तो बुंदेलखंडी लोग हैं तो हम ये मानते हैं कि भैया कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत पत्ते होए। तो क्षमता हमारी यही है कि बस हम अपनी इच्छाओं में, लेकिन एक सलाह और दूंगा, जिस द्वंद से हम और आप सब पीड़ित रहते हैं और जो हमारे अवसाद का कारण होती है, वो ये होती है कि एक चीज होती है इच्छा और एक चीज होती है क्षमता। इच्छा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और क्षमता को कैपेसिटी। तो आवश्यक नहीं है कि जिस काम को करने की आपके अंदर इच्छा हो उस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता भी हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उस कार्य को करने की आपके अंदर इच्छा भी हो। तो हमारे बीच में इच्छा और क्षमता के बीच में चलते रहने वाला द्वंद्व ही हमारे अवसाद, हमारे हर्ष, हमारे विषाद का कारण होता है। तो जिस कार्य को करने की इच्छा हो उसे करने की क्षमता पैदा कर लीजिए, अन्यथा जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उसको करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। आप देखेंगे कि फिर आप किसी अन्य के लिए या कोई भी कार्य फिर प्रेशर के रूप में आपके ऊपर काम नहीं करेगा, फिर वो काम भी आपके लिए प्लेजर का निर्माण करने लगेगा। प्रेशर, दबाव और प्रभाव, आप और हम सब क्या चाहते हैं? प्रभाव। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में फलते नहीं हैं, उनको अंधकार की जरूरत होती है। और कुछ पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं जिनको अंधकार में नहीं फलते, वो कुम्हला जाते हैं, उनको सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। तो हमको और आप, हम और आप सब वैसे ही पुष्प, वैसे ही वृक्षों जैसे हैं। हमें अपनी प्रकृति को पहचानना होगा कि भैया हमारे ऊपर दबाव हमें प्रभावशाली बनाएगा या प्रभाव हमारे ऊपर दबाव का काम करेगा। अपनी उस क्षमता को पहचान लीजिए और आप देखेंगे कि हम और आप जीवन में कहीं ना कहीं हम सफल हों या ना हों, लेकिन हम सुखी ज़रूर रहेंगे। और चूंकि आपका संबंध मीडिया से है, मीडिया का मतलब क्या होता है, पत्रकार का मतलब क्या होता है? एक होता है रिपोर्टर, संवाददाता। क्या संवाददाता को हम पत्रकार कहेंगे? संवाददाता को पत्रकार कह सकते हैं हम? वो तो रिपोर्टिंग कर रहा है कि फला जगह ये घटना घटित हुई, आप साहब हमारी आंखों से देख लीजिए। करेक्ट? तो फिर पत्रकार क्या होगा? वो कौन सी चीज होती है कि कोई दीपक तिवारी बन जाता है, कोई ब्रजेश राजपूत बन जाता है, कोई कुलदीप नैयर साहब बन जाते हैं, कोई मनोज शर्मा बन जाते हैं? वो कारण क्या, वो क्या चीज़ होती है जो उस पेशे में रहते हुए भी उनको एक ऐसे मकाम पर पहुंचा देती है कि जहां पर लोगों के लिए वो उदाहरण बन जाते हैं? तो वो जो चीज़ मुझे एक शोमैन के तौर पर या एक कलाकार के तौर पर समझ में आती है वो ये है कि न्यूज़ प्लस व्यूज़ जिनके अंदर होते हैं, न्यूज और व्यूज का जो ग्रेट कॉम्बिनेशन होते हैं, जो बहुत सुखद संयोग होता है, या जिनके अंदर ये अमृत योग होता है कि वो न्यूज के साथ साथ व्यूज के भी स्वामी हों, ऐसे व्यक्तियों की आगे चलकर एक निजता बनती है और उनकी एक परंपरा का निर्वाह करने वाले, उनके पीछे पता लगा सैकड़ों की तादाद में फॉलोवर खड़े हो जाते हैं। तो आपको न्यूज के साथ साथ आपके व्यूज, क्योंकि दृष्टि का महत्व है या दृष्टिकोण का? दृष्टि तो हम और आप सबके पास है, लेकिन इन दृष्टि वालों को में से कितनों का नाम हम और आप याद रखते हैं? हम किन का नाम याद रखते हैं? दृष्टिकोण वालों का।
तो वो कोण क्या है, दृष्टि का जो कोण है वो कोण क्या है कि आप किस एंगल से उस चीज को, उस घटना को या उस स्थिति को या उस परिस्थिति को या उस मन स्थिति को देख रहे हैं, और देखने के बाद उसको आप लोगों के सामने सरल करते हुए लोगों के पास ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ थॉट रख रहे हैं। एक होता है जब पत्रकारिता में मैं उन अभिनेताओं, उन सौभाग्यशाली अभिनेताओं में से हूं जिसको मीडिया के तमाम क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। भाई सिनेमा हमने किया, छोटे पर्दे पे हमने काम किया, रंगमंच पे हमने काम किया, वेब सीरीज हम कर रहे हैं, फिर पत्रकारिता एक चीज़ आ जाती है तो हमने जी न्यूज़ के लिए एक हम इंटरव्यू लेने वाला शो किया करते थे निशाने पे, भारत भाग्य विधाता, जो आज की तारीख में डीएनए के रूप में चल रहा है। तो उसके शुरुआती व्यक्तियों में से हम हैं कि जिसमें हम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के एक पत्रकार की हैसियत से इंटरव्यूज़ लिया करते थे। फिर रेडियो के ऊपर रेडियो जॉकी के रूप में हमने काम किया। फिर रह गई थी किताब लिखना, तो हमने कहा भैया अब ये झंझट भी क्यों बची रहने दें, क्योंकि या तो आप कोई ऐसा काम करिए जिसके ऊपर सदियों तक लोग लिखते रहें, या कुछ ऐसी चीज लिख जाइए जिसे लोग कई सालों तक पढ़ते रहें। तो हमने अपनी जितनी भी, जिसको ये कहा जाता है कि जितने भी क्षेत्र होते हैं मीडिया में, तो इसलिए आप बिल्कुल हमें ये मत मानना कि भैया हम पत्रकारों के बीच में खड़े हैं। पत्रकारों के बीच में मैं पत्रकार की हैसियत से खड़ा हुआ हूं। जैसे अब ब्रजेश जब हमारा इंटरव्यू लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुझे प्रश्न रोचक हो अगर, तो उत्तर रोचक हो जाता है। रोचक का मतलब एक प्रश्न जो आपके अंदर नए प्रश्नों का सृजन करे, और एक उत्तर जो आपके तमाम प्रश्नों का शमन कर दे। अगर ऐसी कोई वार्तालाप हो जाए तो निश्चित रूप से वो हमारे और आपके और सुनने वाले, देखने वालों के सबके आनंद का कारण होती है। और हम अक्सर क्या करते हैं कि हम प्रश्नों के ऊपर काम नहीं करते, हम उत्तरों के ऊपर काम करते हैं। या हम प्रश्नों के ऊपर काम नहीं करते तो हम क्या करने लगते हैं, आजकल हम टेलीविजन पे देखते हैं कि हुज्जतें हो रही हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी सीनियर ने जूनियर को बुला लिया हो, अब उसकी रैगिंग होगी। इसलिए क्या हो रहा है, अगर आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे कुछ कृतित्व ऐसे रहे होंगे जो आपको पत्रकार के तौर पे ये लगा होगा कि इन कृतित्वों के माध्यम से ये व्यक्ति शेष व्यक्तियों के लिए, जो शेष वर्ग से था, वो आज की तारीख में विशेष हो गया है, प्रेरणा का काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप न्यूज रूम में जाते हैं तो वो जली जलाई बीड़ी से बीड़ी जलाने का काम होता है कि अब हमारी इज्जत तो नहीं है, तो हम क्या करें कि एक इज्जतदार आदमी के ऊपर कालिक पोत दीजिए, उसको इतना जलील कीजिए कि हम ऑटोमेटिक इज्जत वाले हो गए। ये हमारे बाबूजी कहा करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे बाबूजी हमसे कहते थे कि बेटा तुम अगर घर में पिट के आए तो हम तुमको घर में पीटेंगे, और अगर बेटा बाहर से तुम्हारी झगड़े की कोई शिकायत आई तो हम तुमको घर में पीटेंगे। तो हमारे अंदर ये हुनर ऑटोमेटिक पैदा हो गया कि तौल के पौलने का, कि हम उसी व्यक्ति से झगड़ते थे जिस व्यक्ति को हम ये श्योर कर सके कि उसको पीटने के बाद हमको पुचकारने का हुनर ऑटोमेटिक आ गया कि पीट भी लो और पुचकार भी लो। उसी की परिणति है मौन मुस्कान की मां, कि पीट के पुचकारना। वो हमसे कहा करते थे कि बेटा जब भी कभी तुमको किसी से अखाड़े में लड़ना हो, पहलवानी सिखाना चाहते थे हम लोगों को, तो बोले कि हमेशा बेटा अपने से बड़े पहलवान से लड़ना, क्योंकि तुम हारोगे तब तुम उसकी बराबरी के पहलवान कहलाओगे, और जीत गए तो उससे बड़े पहलवान तुम ऑटोमेटिक हो, तो उससे छोटा पहलवान कभी तुमसे कुश्ती नहीं लड़ेगा। तो अब वो फॉर्मूला आज की तारीख में क्या हो गया कि दीपक जी कुलपति हैं और आशुतोष
बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति हैं, आशुतोष जानते ही नहीं हैं, लेकिन आशुतोष पता लगा कि किसी एक ऐसे पावरफुल मीडिया हाउस में बैठ गए हैं और उनको इंटरव्यू लेने का दीपक जी का अवसर मिल गया। और मैंने पहले इनको मंडित किया, महिमा मंडित किया कि फला फला व्यक्ति हैं आप, माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति महोदय हैं। और पता लगा कि राशन पानी लेके हम इनके ऊपर चढ़ गए। तो आपको क्या याद रहेगा? यार कितना इंटेलिजेंट आदमी है यार, उसने बताओ कुलपति जी की बोलती बंद कर दी। बोलती बंद नहीं करी, कुलपति जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता जो होता है वो इज्जत का काम होता है, हुज्जत का काम नहीं होता।